रात के 12 बज चुके थे। तनवीर इलाहाबाद से कानपुर पहुंचा रोडवेज की बस से। उसके बस से उतरते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर हाथ गाड़ कर बैग को थामते ही बोला, कहाँ चलेंगे बाबूजी, मैं रिक्शे वाला। दूसरे हाथ से रिक्शे की ओर इशारा करते हुए उसकी आवाज़ से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दिसंबर की ठंड और भूख से उसके गले को बैठा दिया हो। तभी तो वो भागता हुआ पहुंचा था अपनी सवारी के पास। तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बड़ी हवेली चमनगंज जाना है, कितने लोग हैं? 1978 की उस कड़ाके की ठंड में केवल 4 रिक्शे वाले और 2 तांगे वाले ही दिख रहे थे। हर जगह कोहरे ने चादर चढ़ा रखी थी। रिक्शे वाले ने कहा, 10 रुपये दे दीजिएगा, ठंड भी तो है सरकार। तन्नू ने रिक्शे की तरफ चलते हुए कहा, ठीक है चलो। रिक्शे पर सवार होते ही तन्नू ने अपने जैकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला। एक सिगरेट उसमें से निकाला और पैकेट वापस जैकेट की जेब में रख दिया। उसकी जेब से लाइटर निकाला और सिगरेट जलाई। एक लंबा कस लगाकर अंदर खींचा और राहत की सांस के साथ सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ा। उसका चेहरा तनाव रहित लग रहा था। उसने रिक्शे वाले से पूछा, रात भर रिक्शा चलाते हो क्या? परिवार नहीं है क्या शहर में? रिक्शे वाले ने जवाब दिया, नहीं बाबूजी, 2 बजे तक चलाएंगे, फिर कमरे पर जाकर आराम करेंगे। सुबह 9 बजे से लंगन मिल में काम करते हैं, यहीं पास के गांव के हैं, इसलिए परिवार नहीं रखा शहर में। अरे वाह, तुम तो काफ़ी मेहनती मालूम पड़ते हो, कितने पढ़े लिखे हो? तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैट्रिक पास है बाबूजी, रिक्शे वाले ने जवाब दिया। सिगरेट का आखिरी कस खत्म होते ही चमनगंज पहुंच गया था तन्नू। रिक्शे वाले ने हवेली के पास रिक्शा रोकते ही कहा, लीजिए पहुंच गए बाबूजी, बड़ी हवेली। तन्नू ने अपनी जेब से बटुआ निकाला, उसमें से 10 रुपये का नोट रिक्शे वाले को दिया। फिर बटुआ को जेब में रखते ही बैग को कंधे पर टांग लिया और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली की गेट पर चौकीदार बैठा था। उसे तन्नू के आने की खबर शायद पहले से ही थी, इसलिए तो उसने नाम सुनते ही गेट खोल दिया। तन्नू हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। चौकीदार ने उसके हाथ से बैग लेकर अपने कंधे पर टांग लिया था और दूसरे हाथ में लालटेन थाम रखी थी। दरवाजे पर पहुंच उसने कुंडा खटखटाया। कुछ देर में दरवाजे का एक 18 साल की सुंदर लड़की ने खोला। उसने तन्नू की ओर देखते ही एक नादान सी मुस्कान अपने चेहरे पर झलकाई। तन्नू भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम शहनाज हो ना, डॉक्टर अंकल की बेटी? इतनी बड़ी हो गई हो। शहनाज ने उसे उसकी अम्मी के बाद और चलने का इशारा करते हुए कहा, आप भी तो कितने खूबसूरत हो गए हैं। उसने जारी रखा, अब आंटी को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे पापा ने रुकने को कहा, लेकिन अब आप आ गए हैं तो एक से भले 2। उसने तन्नू की अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोला। उसकी अम्मी रजाई के अंदर लिपटी पड़ी थी। उन्हें अल्जाइमर नाम का दिमागी रोग हुआ था। उनकी हालत ज़्यादा नाजुक थी, इसलिए तन्नू को तुरंत बुलवाया गया था। तनवीर नवाबों के परिवार से ताल्लुक़ रखता था और पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिल दिलवाया गया था। उसके वालिद ने गुजरने से पहले सब कुछ उसके नाम पहले ही कर दिया था, क्योंकि वह अपनी बेगम की तबीयत के बारे में जानते थे। यूँ तो तनवीर की अम्मी लखनऊ की हवेली में रहा करती थी, लेकिन अपनी शौहर के गुजरने के बाद कानपुर की बड़ी हवेली में रहने लगी थी। तन्नू ने शहनाज से अपनी अम्मी की सारी जानकारी ली। क्योंकि वो सो रही थी, इसलिए उसने जगाना सही नहीं समझा। शहनाज ने तन्नू को उसके कमरे की ओर ले जाते हुए कहा, तुम इस हवेली में पहली बार आए हो ना, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, नीचे बेसमेंट में कभी मत जाना। सब कहते हैं उसमें एक रूह रहती है। तुम्हारी अम्मी को भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ आते ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तुम भी ना बच्चों जैसी बातें करते हो शहनाज, आज के ज़माने में कहीं पे मानेगा इन सब बातों को? अच्छा ये बताओ, तुम्हें कितने बार पकड़ा उस रूह ने? तन्नू ने मुस्कुराते हुए पूछा। मजाल है मेरे सामने कोई रूह आ जाए, मेरे गले में पीर बाबा का ताबीज़ है, तुम्हारे लिए दिला दूंगी, शहनाज ने इतराते हुए कहा। उसने एक कमरे के दरवाजे के सामने रुकते ही कहा, लीजिए हुजूर, आपका कमरा आ गया। तन्नू ने दरवाज़ा खोला और अंदर बिस्तर की ओर बढ़ा। वो काफ़ी थक चुका था। उसने तुरंत ही खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। शहनाज ने उसकी यह हरकत देखी और लालटेन को टेबल पर रख दिया, जो बिस्तर के पास ही था। फिर तन्नू की ओर देखते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम भी आराम से सो जाओ, सुबह बातें कहूँगी। तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए गुड नाइट
शहनाज ने भी इसका जवाब गुड नाइट बोल कर दिया। तन्नू को रात में प्यास लगी, उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 3 बजे हुए थे। वो बिस्तर से उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। इतने में एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो आवाज़ शायद बेसमेंट से ही आ रही थी। आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने हाथों से दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा हो। तनवीर के कदम रुके नहीं। वो सीधा बेसमेंट की ओर लपका और दरवाजे के सामने खड़े होकर आश्चर्य के स्वर में पूछा, कौन है? कौन है अंदर? तन्नू ने अपने कान दरवाजे पर रख दिए ताकि सुन सके कि अंदर से कोई आवाज़ आती है या नहीं, लेकिन इतने में 2 भयानक हाथ दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर निकलकर तन्नू को गर्दन सहित पकड़ लेते हैं। तन्नू अपनी आंखों को बंद करके जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। जब आंखें खोली तो देखा सुबह हो चुकी थी। सूरज सिर पर आ चुका था और चिड़ियों की आवाज़ों से सारा वातावरण उत्साहित हो रहा था। अगली सुबह तनवीर अपने बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के बाद सीधा डाइनिंग टेबल पर जा पहुंचा। शहनाज पहले से ही वहां मौजूद थी और जूस पी रही थी। तन्नू ने उससे भूमिका बांधते हुए पूछा, अच्छा कल जो तुम उस बेसमेंट वाली रूह के बारे में बात कर रही थी, शहनाज इसका और भी कोई चश्मदीद गवाह है या ये तुम्हारे ही दिमाग की उपज है? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कोई पागल हूँ जो अपने से भूत आया चिल्लाऊंगी? सिर्फ मैं ही नहीं और भी गवाह हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें रूह देखा है। शहनाज ने काफ़ी आत्मनिर्भरता से जवाब दिया, तो ठीक है, आज इस रहस्य को भी और नज़दीक से जानने का मौका मिलेगा। पहले ज़रा नाश्ता कर ले, अम्मी से मुलाकात कर लूँ, फिर हम दोनों मिलकर इस मामले का तहकीकात करेंगे। तन्नू ने काफ़ी उत्साहित होकर कहा, निहारिका ओ निहारिका, ज़रा नवाब साहब के लिए नाश्ता लगाना। शहनाज ने पुकारते ही तन्नू की तरफ देखकर आंख मार दी। तन्नू भी अपनी मुस्कान न रोक पाया। वो उस शख्स को देखने के लिए उत्साहित था जिसकी शहनाज ने नाम पुकारा था। निहारिका, वह नाम सुनते ही लगता है जरूर किसी अप्सरा का होगा। तन्नू ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद एक हसीन युवती नाश्ता लेकर अंदर से आई। उसे देखते ही तन्नू के होश पख्त हो गए। वो बला ही की खूबसूरती थी। कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वह घर की नौकरानी है। कटीले नैन नक्श, गोरा बदन, लंबा कद और गदराया बदन, उसे देखते ही कोई भी लड़का उसका दीवाना बन जाता। निहारिका ने नाश्ते की प्लेट तन्नू के सामने रख दी और साथ ही टेबल पर गोभी, आलू, मूली, मेथी आदि तरह तरह के पराठे थे। तन्नू ने बटर नाइफ से थोड़ा बटर निकालकर प्लेट में डाला और सोचने लगा कौन सा पराठा पहले खाऊं। इतने में शहनाज बोली, ये गोभी वाला पहले खाओ। उसने एक गोभी का पराठा उसकी प्लेट में डाल दिया। तन्नू ने खाना शुरू किया। वाह क्या बात है, ऐसा गोभी का पराठा आज तक नहीं खाया। तन्नू ने पराठा मुंह में डालते हुए कहा, अच्छा है ना, इस हवेली में काम करने वाले रसोइये बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। शहनाज ने तुरंत ही कहा, और कुछ चाहिए नवाब साहब को? निहारिका ने तन्नू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। तन्नू ने मुस्कुराते हुए नहीं की इशारे में गर्दन हिला दी। निहारिका समझ गई और अपना काम करने वापस जाने लगी। तन्नू ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और टेबल से सीधा उठकर शहनाज के साथ अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में पहुंचते ही देखा अम्मी एकटक छत को देख रही थी। उसने अम्मी को देखकर पूछा, अम्मी अब कैसी तबीयत है आपकी? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने 3-4 बार पूछा लेकिन बिल्कुल सन्नाटा। इतने में शहनाज बोली, मैंने सवेरे का डोज दे दिया है जैसे पापा ने बताया था। थोड़ी देर बाद इन्हें नींद आ जाएगी, इनके लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। शहनाज ने जैसा बोला था वैसे ही हुआ। थोड़ी देर बाद तन्नू की अम्मी की पलकें भारी होने लगी, जिन्हें अब खुला रखना तन्वीर की अम्मी के बस में नहीं था और वह गहरी नींद में सो गई। तन्नू और शहनाज अपने तय किए हुए कार्य पर लग गए। उन्होंने हवेली के सभी नौकरों को बुलवाकर पूछताछ की। उनमें से ज़्यादातर का यही कहना था कि उस बेसमेंट में से कभी कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उन्हें इस बात का भी जिक्र किया कि उनमें से कुछ ने कहा तेज लाल रोशनी जलते हुए देखा है। सभी से पूछताछ करने के बाद तन्नू ने शहनाज की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब क्या है कि इस हवेली में सही में कोई रूह है? लेकिन तेज लाल रोशनी का क्या मतलब है? अच्छा शहनाज, तुम्हें पता है इस हवेली को कब खरीदा गया या इससे पहले इसमें कौन रहता था? इन सब बातों का पता चलना बहुत ज़रूरी है, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। शहनाज ने कुर्सी से उठकर तन्नू के इर्द गिर्द चलते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए कहा,
जहाँ तक मेरी जानकारी में है, तुम्हारे अब्बू ने इस हवेली को गुजरने से 5 साल पहले ही लिया था। उन्होंने इस हवेली को अपने पुरातत्व विभाग के दोस्तों और सह कर्मचारी डॉक्टर जाकिर से खरीदा था। उन्हें लंदन की यूनिवर्सिटी में बुलावा आ गया था और उन्होंने जाने से पहले ये हवेली तुम्हारे अब्बू को बेच दी। शहनाज ने बोलना जारी रखा। तुम्हारे अब्बू के गुजरने के बाद घर का खर्चा हवेली के रख रखाव में दिक्कत आने लगी थी, इसलिए मुनीम जी और बाकी के जमींदार सदस्यों ने ये लखनऊ की हवेली बेचने का फैसला किया था। फिर भी खर्चा चल नहीं रहा था। कई जगह खेती से अच्छी खासी आमदनी जो हो जाती है। तुम्हारे अब्बू और डॉक्टर जाकिर इस हवेली में अपने प्रयोग की कुछ वस्तुएं भी रखते थे, मैंने ऐसा सुना है। तन्नू काफ़ी गंभीरता से इस बड़ी हवेली के ख्यालों में खो गया। तन्नू अपने ख्यालों में ये सोच रहा था कि आखिर उस तहखाने में ऐसा क्या होगा जिससे सभी हवेली के नौकर डरे हुए हैं। क्यों ना तहखाने को एक बार खोल कर देखा जाए। मैं कल ही उस तहखाने को खोलता हूँ, तन्नू ने मन ही मन सोचा। शाम हो चली थी। तन्नू ने अपनी अम्मी को दवाई खिलाई और हाल में चिमनी के पास आकर बैठ गया। निहारिका तुरंत उसे चाय की प्याली देती है। तन्नू निहारिका की तरफ बड़े प्यार से देखता है, पूछता है, घर में कौन कौन है? निहारिका ने जवाब दिया, कोई नहीं नवाब साहब। तन्नू चाय की चुस्किल तो ले ही रहा था, साथ ही निहारिका की कमर को देख रहा था। उस गदराए हुस्न की मलिका की कमर बिल्कुल चिकनी नजर आ रही थी। वो उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था और उसके मन में उसे छू लेने का विचार आ रहा था। इतने में कमरे में शहनाज आ जाती है और तन्नू की तरफ देख कर कहती है, क्या हुआ नवाब साहब, क्या खिचड़ी पक रही है दिमाग में? तन्नू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही चाय की चुस्की ले रही हूँ, तुम्हें भी पीनी हो तो बनाओ। तन्नू ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लूँगी। शहनाज ने तन्नू की ओर देखते हुए कहा। इतने में तन्नू ने उससे पूछा, अच्छा शहनाज, क्या कल तुम मेरे साथ तहखाने चलोगी? ना बाबा ना, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? शहनाज ने बोला। तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करती हो, आज के ज़माने में भूत प्रेत जैसी बातें करती हो? तन्नू ने निडरता दिखाते हुए कहा। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, निहारिका ने कहा। बहुत अच्छा, हम तीनों ही कल तहखाने में चलेंगे, इस बात का पता लगाने की आखिरकार उस तहखाने में ऐसी क्या चीज़ छुपी है जिससे घर के बाकी नौकर इतना डरे हुए हैं। तन्नू ने उन दोनों नौजवान लड़कियों से कहा जिनके चेहरे पर गंभीरता के साथ डर साफ झलक रहा था।